हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अ सर्वे ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कि सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, किस तरह से सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई, क्या जर्नल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए सुपर कंडक्टिविटी के लिए, और प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो आज हम जो है करेंगे कि किस तरह से जो है सुपर कंडक्टिविटी और जो नॉर्मल कंडक्टर्स हैं आपके किस तरह से जो है डिफर करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो थियोरटिकली जो है अगर मैं देखूँ सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने का, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो सुपर कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और जो एनर्जी लॉस है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों एनर्जी लॉस ज़ीरो होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब मटेरियल है उसके अंदर जब रेजिस्टेंस ही हमने क्या कर दिया, उसका ज़ीरो कर दिया। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो इजीली जो है करंट इसमें से क्या होगा, पास होगा। और करंट इजीली पास होगा तो इन दैट केस हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो करंट है काफ़ी टाइम तक जो है इस कंडक्टर के अंदर क्या रह सकता है, परसिस्टेंट रह सकता है, काफ़ी टाइम तक फ्लो कर सकता है। ओवर द ईयर्स, काफ़ी ईयर्स तक जो है करंट जो है इसमें फ्लो कर सकता है। व्हाट अबाउट नॉर्मल कंडक्टर्स? तो अगर नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल कंडक्टर्स क्या होते हैं, all the normal conductors have some electrical resistance, so it takes some amount of energy to एनर्जी परमिट करंट टू फ्लो। तो ऑफ कोर्स अगर हम नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैंने ये नॉर्मल कंडक्टर लिया है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि उस कंडक्टर उस मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस नॉन जीरो होगा। तो अगर करंट को हमें पास होने देना है, करंट को हमें इसमें से पास होने देना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है कुछ ना कुछ जो है अमाउंट की एनर्जी जो है मुझे प्रोवाइड करनी होगी, ताकि वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करंट इसी में इसमें से जो है इजीली जो है पास हो सके। और करंट तब तक पास होगा जब तक हम क्या करते रहेंगे, एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। तो नॉर्मल कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स में कितना बड़ा डिफरेंस आप देख रहे हो। अब देखो नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, आपके मेटल्स होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर रहा है जो उसके आउटर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मेटल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मेटल का डायग्राम ड्रॉ करूँ थोड़ा सा डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए, पॉजिटिव आयन कोर होंगे, प्लस क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, प्लस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम क्या करने वाले, यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या करते हैं, ये पास होंगे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम से माइग्रेट होता रहेगा। सो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉजिटिव आयन कोर है जिसको हम लेटिस कहते हैं, तो जो ये कैसे होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, ये जो पॉजिटिव आयन यानी कि जो एटम्स हैं, ये वाइब्रेटिंग लेटिस के, ये क्या करते रहते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो है पॉजिटिव आयन कोर्स और तेजी से जो है वाइब्रेट होने लग जाएंगे, और तेजी से वाइब्रेट होने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पास हो रहे थे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, वो क्या करेंगे, इन जब ये बहुत तेजी से वाइब्रेट होंगे तो इनके साथ जो है कोलाइड करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो एनर्जी लूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि जब एनर्जी लूज करेंगे तो ऑफ कोर्स करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यही लिखा हुआ है कि ये जो एटम्स होते हैं, फ्रॉम द वाइब्रेटिंग लेटिस विद इन द मेटल कंडक्टर, वार्मर द मेटल मोर इट वाइब्रेट। ये जो लेटिस है यानी कि जो एटम्स हैं, वाइब्रेटिंग लेटिस के जो एटम्स हैं, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी तेजी से ये एटम्स वाइब्रेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है बिगिन मूविंग थ्रू द मेटल, दे कोलाइड विद द टाइनी इम्प्योरिटीज और इम्परफेक्शंस इन द लेटिस। तो इस तरह से जो है, अगर मान लो कोई भी लेटिस है हमारे पास, ठीक है, जो हमने लेटिस कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके अंदर अगर मान लो कोई भी कहीं पे भी कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वो उनके साथ भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स बम्प इनटू दीज ऑब्स्टेकल्स, दे फ्लाई इन ऑल द डायरेक्शन, लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होगा, जब ये इम्परफेक्शंस के साथ, जैसे कि कोई मान लो जो हमारा लेटिस है उसमें कोई होल है या कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है, या फिर कुछ दब गया है वो लेटिस वहां से, ठीक है ना, कंप्रेस हो चुका है, स्ट्रेस हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनके साथ कोलाइड करके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और क्या करेंगे, एनर्जी का लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, और इन द फॉर्म ऑफ क्या है, लूज करेंगे हीट। इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो एनर्जी लूज करेंगे, ऑफ कोर्स जो है करंट जो होगा वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन सुपर कंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर्स का बिहेवियर, इनके जो उसके इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अब इसमें भी वही चीज है कि इम्प्योरिटीज आर देयर, यानी कि इम्प्योरिटीज भी हैं, और क्या है हमारे पास, लेटिसेस भी हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन कोर्स भी हैं, सब कुछ है। बट ये जो मूवमेंट है ना सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है बिना किसी जो है रुकावट के जो है वो इजीली जो है मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बट द मूवमेंट ऑफ द ए सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू द ऑब्स्टिकल इज क्वाइट डिफरेंट। डिफरेंट कैसे है? एज द सुपर कंडक्टर conducting electrons travel through the conductor, they pass unobstructed through the complex lattice। तो ये क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल भी होगा ना, तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजीली जो है इसमें से जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है इसमें से जो है पास कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो है किसी भी डायरेक्शन में जब पास कर जाएंगे तो इसका मतलब वो कहीं पे भी स्कैटर्ड नहीं होंगे, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, इजीली पास कर जाएंगे। सो दे बम्प इनटू नथिंग एंड क्रिएट नो फ्रिक्शन। अब जब वो उनको कोई रुकावट ही नहीं लगेगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा। जब उनके रास्ते में कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा तो इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो जो है वो इजीली होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है इसमें भी क्या होगा कि अगर मान लो इम्परफेक्शन है, यहाँ पे मान लो स्ट्रेस है, यहाँ पे खड्डा है या इस तरह का कुछ सीन है, ठीक है ना, तो इजीली जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजीली जो है क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, और क्या होंगे, विदाउट स्कैटर्ड, ठीक है ना, किसी और डायरेक्शन में स्कैटर्ड ना होते हुए वो इजीली इससे क्या कर जाएंगे, जंप करके इजीली इसमें से जो है पास कर जाएंगे। और नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या हो रहा था, अगर मैं ये नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मान लो इम्परफेक्शन प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, स्कैटर्ड हो जाते थे डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकता है और एनर्जी लूज कर रहा था। बट ये क्या करते थे कि जैसे ही इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके जैसे ही इम्परफेक्शन आया तो वो जो है इजीली उसमें से जो है पास हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि वो किसी और डायरेक्शन में जो है स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। तो जब कोई एनर्जी लूज नहीं होगा, जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इजीली जो है करंट जो है उसमें से जो है फ्लो करेगा। सो द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द सुपर कंडक्टिंग मटीरियल अनऑब्स्ट्रक्टेड हैज पजल साइंटिस्ट फॉर मैनी ईयर्स। अब उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि ऐसा कैसे हो गया कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें से जो है परफेक्शन इम्परफेक्शन तो यहाँ पे भी है, फिर इलेक्ट्रॉन्स इजीली इनमें से कैसे पास हो रहे हैं, इजीली जो है वो पास हो रहे हैं और इजीली मूव कर रहे हैं। इजीली मूव कर रहे हैं तो इजीली क्या कर रहे हैं, करंट उसमें से इजीली जो है वो पास हो रहा है, ठीक है ना। सो अगर हम इसको वार्म भी करें, ठीक है ना, तो लेटिस आयन को और तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर कंडक्टिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो है नॉर्मल कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि ये जो एटम्स हैं वो लेस वाइब्रेट करेंगे। यानी लेटिस आप कह लो कि अगर मैं लेटिस की बात करूँ तो वो लेस वाइब्रेट करेगी। लेटिस बेसिकली क्या है, एटम्स, ठीक है ना, एटम्स लेस वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस करके जो है वो ज़्यादा करंट जो है फ्लो कर रहा है इसमें से। So early researchers suggested that fewer atomic vibration would permit electron to pass easily through the superconductor. However, this predicts a slow decrease of resistivity with temperature। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जैसे अब एक्सप्लेन तो करना था ना, कि एक्सप्लेन तो करना था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो लेटिस की वाइब्रेशन यानी कि एटम्स की वाइब्रेशन कम होगी, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जो है वो क्या कर सकेगा, फ्लो कर सकेगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्लो डिक्रीज है, रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम अमाउंट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। So this predicts a slow decrease of resistivity with temperature. This simple idea could not explain the superconductivity। लेकिन ये जो आइडिया था कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने का, ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसका मतलब कुछ और बात है कि कुछ और चीज़ है जो किसके रिस्पॉन्सिबल है, सुपर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये तो थियोटिकल एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कह रहे हो कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो लेटेस्ट कम तेजी से वाइब्रेट हो रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली फ्लो करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी थोड़ी कम डिक्रीज हुई टेम्परेचर के साथ, पर रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। सो इन दैट केस जो है हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे हम सुपर कंडक्टिविटी को और एक्सप्लेन करने लगे और समझने लगे, तो 1957 में जो है एक 3 अमेरिकन फिजिस्ट थे, जॉन बार्डिन, लीन कूपर और जॉन रिचर। तो ये तीनों ने जो है सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी दी, जिस थ्योरी को उसने नाम दिया बीसीएस थ्योरी। ठीक है ना। सो बीसीएस थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन कर दिया था कि जब टेम्परेचर क्लोज होता है एब्सोल्यूट जीरो के, तो सुपर कंडक्टिविटी को इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने कूपर रियलाइज दैट द एटॉमिक वाइब्रेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफाइंग पेयर अप इनटू द टीम्स दैट कुड पास ऑल द ऑब्स्टेकल विच कोज रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि कूपर ने कैसे एक्सप्लेन किया, हम बीसीएस थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे अपने एक लेक्चर के बाद। हम जो है बीसीएस थ्योरी के ऊपर वर्क करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझ लो कि कूपर ने क्या बोला कि ये तो एटॉमिक वाइब्रेशन तो होती ही है, पर जो एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पेयर अप कर लेंगे, और पेयर अप कर लेंगे और कोई भी ऑब्स्टेकल होगा ना तो इजीली जो है उसमें से क्या कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे कि एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाएंगे, और पेयर अप होके जो है वो इजीली किसी भी ऑब्स्टेकल को पास कर लेंगे, जो कि क्या बन रही थी, एक तरह की रुकावट बन रही थी कंडक्टर के अंदर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं, इसको नाम दिया गया कूपर पेयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की अगर मैं बात करूं, इज अ ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। तो ये इसके अंदर कैसे हैं, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर क्या है कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, और यहाँ पे जो ऑर्डर है इज इन द फॉर्म ऑफ लूजली एसोसिएटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो है हमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन वो ऑर्डर कैसा होगा, यानी कि ऑर्डर्ड स्टेट में मिलेंगे, और वो ऑर्डर कैसा होगा कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, लूजली एसोसिएटेड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ऑर्डर होगा ना वो किससे एसोसिएटेड होगा, यानी कि उस ऑर्डर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर अप होंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्डर्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डिसऑर्डर्ड अबव इट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर हम सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर की बात करते हैं, जब टेम्परेचर लेस देन टीसी होगा, यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड होंगे, यानी कि क्या होंगे, दोनों जो है पेयर अप बना के रहेंगे। ठीक है। तो ये पेयर अप की फॉर्म में रहेंगे और ऑर्डर्ड रहेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि कह सकते हो आप डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। पहले कैसे थे, ऑर्डर्ड थे कि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्या क्या थे कि एक पेयर बना के एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो सुपर कंडक्टिंग सिस्टम। सुपर कंडक्टिंग सिस्टम में क्या कह रखा है कि सारे जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, ये नहीं कि वो सारे के सारे सुपर कंडक्टिविटी को बिहेव करने लग जाएंगे, सुपर कंडक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे CuNa और Fe है, वो सुपर कंडक्टिविटी कभी शो नहीं करते। चाहे आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दो, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दो आप टेम्परेचर, फिर भी वो सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करते। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो सारे सारे जो है सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते, चाहे आप उसे जो है जितने मर्जी टेम्परेचर पे जो है डिक्रीज कर लो। मतलब सारे प्योर प्योर मेटल्स नहीं शो करते, कुछ ही शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब, अब आप ये सोचो अपने दिमाग में कि मैं जितने भी मेटल्स हैं उन सबका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, और इतना डिक्रीज कर दूं कि वो क्या करने शो करने लग जाए, कि उनका टेम्परेचर मैं इस हद तक डिक्रीज कर दूं कि वो क्या शो करने लग जाए, सुपर कंडक्टिविटी शो करने लग जाए। क्या ये क्राइटेरिया मैं चूज कर सकती हूँ? नहीं। कोई ऐसा जर्नल क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि ये जो है मेटल जो है वो क्या बन जाए, सुपर कंडक्टर बन जाए। तो कोई जर्नल क्राइटेरिया हमें मिला ही नहीं जिससे हम ये बता सके कि ये वाला जो मेटल है वो कैसा है, सुपर कंडक्टर है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो है कुछ मतलब बातें हमारे सामने आई कि जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बेस्ट कंडक्टर थे, एंड डू नॉट शो सुपर कंडक्टिविटी इवन एट दिस। तो यहाँ पे एग्जांपल वही कह रखा है कि एक फैक्ट निकल के आया कि कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो सुपर कंडक्टर यानी अच्छे कंडक्टर्स थे, Ag Au कॉपर, इनमें से जो है इजीली करंट पास हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने इसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर दिया, 0.35 केल्विन, कितना होता है, बहुत ही कम, 0.05 केल्विन, इनका टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर दिया, फिर भी ये क्या नहीं बन पाए, सुपर कंडक्टर नहीं बन पाए। तो आप ये एक बात दिमाग में रखना कि अगर कोई बेस्ट कंडक्टर है, कि कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्टर है, जरूरी नहीं कि हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और वो क्या बन जाए, सुपर कंडक्टर बन जाए।
सो यहाँ पे आगे आगे भी यही लिखा हुआ है LiNaK, यानी कि लिथियम, सोडियम, आपका पोटेशियम, ये सारे भी थे कि सुपर कंडक्टर्स नहीं बन पाए। इनका भी हमने टेम्परेचर हमने बहुत डिक्रीज कर दिया, 0.08 केल्विन, 0.09 केल्विन, इतना डिक्रीज करने पे भी नहीं बन पाए। सो कुछ नंबर ऑफ ऐसे मटेरियल्स भी थे जो कि इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैनी अलॉयज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, सेमीकंडक्टर, सिरेमिक्स एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया, चाहे वो अलॉयज हैं, चाहे वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो सिरेमिक्स हैं, तो उन सब में हमें देखा गया कि कुछ ही मटेरियल जो ऐसे थे वो क्या शो कर रहे थे, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे थे। तो वो मटेरियल्स कितने निकल के आए, 25 एलिमेंट्स अभी तक हमारे डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। अभी तक 25 एलिमेंट्स ऐसे निकल के आए हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, अ नंबर ऑफ अलॉयज आल्सो एग्जिबिटिंग, अब ये है कि कुछ अलॉयज हैं जो भी क्या कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, जैसे कि BiPd जो है वो भी सुपर कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, ऑल्दो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, क्योंकि ये जो है 2 मेटल से मिलके बना है। तो Bi और Pd यानी कि जो लेड और बिस्मथ है, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है टुगेदर वो क्या है, सुपर कंडक्टर है, चाहे वो 2 मेटल से मिलके बना है। तो conductors which are not in ordinary sense can show superconductivity. For example, semiconductor conducting mixed oxide of barium, lead, bismuth is a superconductor, and conducting polymer poly sulfur nitride become superconducting at 3 केल्विन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि क्या है, मेटल नहीं कह सकते उन्हें, कि हम ऑर्डिनरी साइंस में उसे मेटल नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग मिक्स्ड ऑक्साइड हैं, जैसे बेरियम, लेड, बिस्मथ, इनके जो ऑक्साइड्स हैं ना, ये क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसी पोली सल्फर नाइट्रेट जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है एट 3 केल्विन। तो जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, न्यू सुपर कंडक्टर्स हैज आर बीइंग डिस्कवर्ड इन 1986 ओनली। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, अब देखो क्या कह रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे जो है बहुत सारे सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर हो रहे हैं। सो 1986 में जो है हमने मैक्सिमम जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमें मिला है अभी तक, वो मिला है 23.2 केल्विन। किसके लिए मिला था, अलॉय के लिए मिला था, नोबिडियम के अलॉय के लिए मिला था। और यानी कि अलॉय ऑफ नोबिडियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इनके अलॉय के लिए जो है, यानी कि इन तीनों के मिक्सचर से जो है हमें सुपर कंडक्टिंग एक कंडक्टर मिला था एट 23.2 केल्विन। अभी देखो कैसे हो रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 1986 में 23.2 केल्विन को हमने अचीव किया, फिर 1986 में ही बेंड्रोज एंड मूलर आए, इन्होंने सिरेमिक लिया, जैसे कि कौन सा सिरेमिक था आपका, DaCuO सिस्टम, ये सिस्टम का 36 केल्विन तक वो अचीव कर पाए। हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ही यूट्रिनियम DaCuO जो है, ये सिस्टम जो था, इसके लिए हम जो है 90 केल्विन तक अचीव कर पाए थे क्रिटिकल टेम्परेचर। और 1988 में जो है 125 केल्विन टेम्परेचर हमें मिला था थैलियम क्यूप्रेट्स के लिए। ऐसी टेम्परेचर जब क्या था, बड़ा था 25 केल्विन जो है, तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स थे, जिन सुपर कंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर किससे ज्यादा आ रहा था, 25 केल्विन से ज्यादा आ रहा था, उन्हें इन्होंने नाम दिया हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडक्टर से जो है थोड़े डिफरेंट है, सुपर कंडक्टर से थोड़े से डिफरेंट है। और द अलॉय विथ रिलेटिवली हाई टीसी और आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, देखो यहाँ पे ये जितने भी हमें मिले हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 25 केल्विन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 केल्विन, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। और ये जो अलॉयज होते हैं जिनका हाई टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उनकी हम ज्यादातर इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होती है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा कि हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि सभी जो है मेटल्स या फिर सभी अलॉयज सारे के सारे जो है सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करते, यानी सभी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करते, सिर्फ कुछ ही करते हैं। 25 डिस्कवर हुए हैं, प्लस फिर इनके जो है जैसे कि अलॉयज नोबिडियम हमने देखा पहले ऊपर, ठीक है ना, तो नोबिडियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इनके अलॉय शो कर रहे हैं। ऐसी BiPd, ये 2 मेटल्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अभी हमने ये सीखा कि सुपर कंडक्टिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आगे हम जो है आगे फर्दर हम BCS थ्योरी वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।